सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थी के लिए आज एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं हम बच्चों। और वो नया क्वेश्चन क्या है, गांधार शैली और मथुरा शैली का आज हम डिस्कस करेंगे। गांधार शैली क्या थी और मथुरा शैली क्या थी, इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, मथुरा शैली क्या थी और गांधार शैली क्या थी। यहाँ देखो ध्यान से, मथुरा शैली यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा है बच्चों गांधार शैली, और इधर हम बात करेंगे मथुरा शैली। गांधार शैली मथुरा शैली का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़कर इसका अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी ही इतिहास का नाम है यहाँ पे बच्चों। यहाँ गांधार शैली में सबसे पहले जो मूर्तियाँ बनती थी वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। पहली विशेषता क्या है यहाँ पे, गांधार शैली की सबसे पहली मूर्ति किसकी बनी थी, महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी थी भारत के इतिहास में। और अगर मथुरा शैली की मैं बात करता हूँ तो उधर आप मथुरा शैली को देखोगे कि मथुरा शैली जो है सबसे पहले यहाँ भी मथुरा शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले मथुरा शैली में बनाई गई थी। मथुरा पहला नंबर। अब अगर हम दूसरी विशेषता की बात करें तो गांधार शैली की क्या विशेषता थी, गांधार शैली कहाँ पर, कौन सी जगह पर गांधार शैली विकसित हुई थी और मथुरा शैली कौन सी जगह पर विकसित हुई थी। मैं यहाँ बीच में मैप बना देता हूँ बच्चों। यहाँ मैं मैप बना रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से इस मैप को देख रहे हैं। ये अपने भारत का मैप है। यहाँ देखिए, ये जो उत्तर भाग है और ये पश्चिम भाग है। उत्तर भाग और पश्चिम भाग के जो ये जो एरिया है ये गांधार शैली कहलाती है। कौन सी शैली कहलाती है, गांधार शैली कहलाती है। तो अब गांधार शैली कहाँ पे स्थित थी, तो दूसरे नंबर का पॉइंट बिंदु यहाँ पर है कि गांधार शैली भारत के उत्तर और पश्चिम दिशा में स्थित है। उत्तर और पश्चिम भारत की दिशा में कौन सी शैली स्थित है, गांधार शैली स्थित है। अब सेकंड नंबर पे अगर मथुरा शैली की हम बात करें तो मथुरा शैली जो कहाँ पर है, अगर हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं इधर, तो ये आपका राजस्थान है, हरियाणा है, इधर दिल्ली है। दिल्ली के पास में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ यूपी आएगा। और यूपी के मथुरा कौन सी जगह है बच्चों, उत्तर प्रदेश में है। तो मथुरा शैली जो है वो यूपी उत्तर प्रदेश में, भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहली विशेषता हमने यहाँ देख ली। हमने दूसरी विशेषता हमने गांधार शैली के क्षेत्र में देखी, मथुरा शैली के क्षेत्र में देखी। यहाँ उत्तर पश्चिम भारत में गांधार शैली है और इधर मथुरा शैली मथुरा यूपी के अंदर है। अगर तीसरे नंबर की हम बात करें, तीसरी विशेषता क्या थी गांधार शैली की, तो गांधार शैली जो है वो किस का मिश्रण है। गांधार शैली में कौन कौन सी शैलियों का मिश्रण है। ईरान का नाम लिया मैंने बच्चों, इराक का नाम लिया मैंने। इराक में यूनानी शैली, कौन सी शैली, यूनानी शैली। और रोमन शैली का मैंने यहाँ पे नाम लिया, रोमन शैली। रोमन शैली कौन सी है, रोमन शैली का मतलब होता है ग्रीको रोमन शैली। और इसमें अंश दिखता है भारतीय शैली का भी, इसमें हिंदू शैली का भी इसमें अंश है। तो ये मिश्रित हो गई कितनी शैलियों का, यहाँ पहले नंबर की यूनानी शैली है, दूसरे नंबर की रोमन शैली है, और तीसरे नंबर की रोमन शैली को ग्रीको रोमन शैली भी कहते हैं, और तीसरे नंबर की भारतीय यानी हिंदू शैली है। तीन शैलियों का मिश्रण जो है वो गांधार शैली में पाया जाता है। ये तीसरी विशेषता है बच्चों। तीसरी विशेषता, अगर हम मथुरा कला के तीसरी विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो मथुरा कला के अंदर जो शैलियों का मिश्रण है, मूल रूप से इसमें हिंदू शैली पाई जाती है। कौन सी शैली पाई जाती है, मूल रूप से हिंदू शैली। मथुरा के अंदर जो शैली पाई जाती है वो कौन सी है, हिंदू शैलियों का मिश्रण इसमें होता है। और अगर बौद्ध और ब्राह्मण, इसमें बौद्ध महात्मा बुद्ध से संबंधित जो बौद्ध शैली थी और ब्राह्मण शैली, जो ब्राह्मणों का शैली जो थी वो मथुरा के अंदर पाई जाती है। यानी इसको शुद्ध रूप से हम भारतीय शैली या हिंदू शैली का रूप कहेंगे। और गांधार शैली जो है वो भारत के बाहर है, यहाँ पे उत्तर पश्चिम में है। इसी वजह से यहाँ गांधार शैली को क्या कहते हैं बच्चों,
इसमें मिश्रण रहेगा विदेशी का। सबसे ज़्यादा मध्य एशिया इधर ही ईरान है, इधर ही इराक है। और ग्रीको रोमन जो शैली है वो यूरोप से आई थी। प्राचीन काल के अंदर क्या हुआ था, मध्यकाल का मतलब होता है बच्चों कि मध्यकाल के अंदर सामंतवाद का युग था, पोप का शासन था। पोप जो होता था वो चर्च में पोप हुआ करते थे। पोप एक बार पोप ने कुछ भी कहा वही उसको सत्य मान लेते थे। आपने सुना होगा टॉलमी का नाम। टॉलमी प्रणाली क्या होती है, टॉलमी ने ये कहा कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य के चक्कर लगाती नहीं है क्योंकि पृथ्वी स्थिर है। टॉलमी प्रणाली ने ये कहा था, सभी लोगों ने सबको यही मान लिया था। एक कहानी है बच्चों कि क्या होता है कि एक बार एक राजा था और राजा जो है वो एक दिन एक पहाड़ी के ऊपर गया अपने राज्य की सीमाओं को देखने के लिए। पहाड़ी पर देखने गया तो वहाँ लोगों का एक समूह था और लोग वहाँ, एक भी मकान नहीं था, एक भी महल बना हुआ नहीं था। वहाँ के लोग कैसे रहते थे बच्चों, वहाँ के लोग जो थे सर्दी गर्मी बरसात आए तो वो चट्टानों के नीचे ही सो जाते थे और वहीं जो कुछ मिलता था वो खा लेते थे और वहीं सो जाते। कुछ भी उनको जानना नहीं था, कुछ जानना नहीं था, वो जानते नहीं थे महल मकान कैसे होते हैं। राजा वापस अपने दरबार में आ गया है, शिल्पीकार को बुलाया और शिल्पीकार को कहा, अरे मेरे राज्य के अंदर लोगों की इतनी दुर्दशा हो रही है, तुम एक बार जाओ तो सही और देखो वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ जो बच्चों वहाँ जाके देखो कि क्या हो रहा है वहाँ पे। वो शिल्पी वहाँ पे गया और वहाँ के लोगों को देखा, सबको वहाँ के लोगों को देखा तो वहाँ एक भी मकान नहीं था, महल नहीं था। शिल्पी ने सभी लोगों को बुलाया और कहा, अरे भाई लोगों, मैं तुम्हारे लिए एक मकान बनाना चाहता हूँ यहाँ पे और उस मकान और एक महल बनाऊंगा, सब लोग आराम से इस महल के अंदर होंगे। वहाँ के लोगों ने कहा, ये कौन है शिल्पी, कौन से महल कौन से मकान, हम तो जानते ही नहीं है कि कौन महल क्या होता है, मकान क्या होता है, और हम तो कुछ इस चीज़ से अनजान है। फिर भी कुछ बुद्धिमान लोगों को झुंड में से निकाला और कहा कि तुम मेरा साथ दो, यहाँ अपने एक महल बनाएंगे। और उन्होंने महल बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन जो दूसरे लोग जो थे वो कह रहे ये झूठा कौन आ गया यहाँ पर। वो महल बनाते रहे, इधर से अगले दिन ही उस महल को जो दीवारें बनाई उसको तोड़ दिया जाता था। शिल्पी परेशान हो गया, वापस आ गया। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ को नहीं जानना, वो लोग उसी दुनिया में जी रहे थे, ग्रीको रोमन जो कह दिया वही। तो रोमन ग्रीको शैली जो थी ना, ये मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि जैसे वो लोग नहीं जानते थे महल क्या होता है, मकान क्या होता है, उसी प्रकार से ये रोमन शैली में ग्रीको रोमन, इससे पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर, यूरोप के अंदर मध्यकाल था और पोप ने कह दिया कि हाँ भाई पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है। सब लोगों ने आंख बंद करके मान लिया पृथ्वी स्थिर है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि महल क्या होता है, उनको ये बच्चों पता ही नहीं कि मकान क्या होता है, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे। तो मध्यकाल से बाद में धीरे धीरे आधुनिक काल आया, उन लोगों के झुंड के लोगों को वहाँ राजा के महल दिखाए, मकान दिखाए, तब पता लगा रहे भाई ये इतने बड़े बड़े महल होते हैं, इतने मकान होते हैं, तब उनको पता लगा था। तो बाद में कोपरनिकस आया था, उसने कहा कि सूर्य जो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इसी प्रकार से बाद में आधुनिक मध्यकाल के बाद आधुनिक काल आया था यूरोप के अंदर। तब वहाँ रोम के लोगों ने लोगों को सच्चाई बताई कि मानव को मानव की दृष्टि से देखा जाए, तार्किक चिंतन किया जाए, ये पोप कुछ नहीं होता है, पोप केवल अपना पेट भरना जानता है। तब वहाँ एक नई शैली आई थी, उसको रोमन शैली कहते हैं, ये ग्रीको रोमन शैली कहलाती है। कौन सी शैली कहलाती है बच्चों, ये ग्रीको रोमन शैली कहलाती है। यहाँ यूनानी शैली है, ईरान इराक का थोड़ा मिश्रण इसमें था, रोमन शैली का मिश्रण था, भारतीय शैली का मिश्रण था, बहुत कम अंश था भारतीय शैली का। तो ये मिश्रण जो था गांधार शैली में, ये 3 शैलियों से मिलकर बनी है, ठीक है। और ये बच्चों ये केवल दो, इसमें केवल मूल रूप से ये भारतीय शैली से ही बनी हुई है, मूल रूप से भारतीय शैली से ही बनी हुई है। 3 विशेषता हमने, पहली विशेषता इसकी देख ली, दूसरी विशेषता इसकी देख ली, तीसरी विशेषता इसकी देख ली। यहाँ हमने पहली विशेषता महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई, ये देख ली मथुरा में, यूपी मथुरा में। दूसरी विशेषता देख ली, तीसरी हिंदू शैली, बौद्ध शैली, ब्राह्मण शैलियों से मूल रूप से भारतीय शैली में बनी मथुरा शैली को हमने देख लिया 3 विशेषताओं। अब मुझे इस बोर्ड को थोड़ा साफ करना पड़ेगा बच्चों। चौथी विशेषता जो है वो क्या है, अब हम इसकी चौथी विशेषता क्या है बच्चों, और इधर भी मथुरा शैली की चौथी विशेषता कौन सी है। यहाँ चौथी विशेषता में देखेंगे कि निर्माण सामग्री, कि गांधार शैली की जो मूर्तियाँ, महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, और महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में वो
निर्माण शैली में किसका चूने का प्रयोग करते थे या काले पत्थर का प्रयोग करते थे या वो चूने के साथ साथ पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। किसका मथुरा बड़े निवासी किसका प्रयोग करते थे? गांधार के निवासी जो शिल्पीकार कहते थे निवासियों को, जो इतनी बढ़िया बढ़िया मूर्तियाँ बनाते थे महात्मा बुद्ध की, उनका जो बनाने का जो सिस्टम था बच्चों, उनमें वो क्या क्या सामग्री मिलाते थे? तो यहाँ वो काला पत्थर मिलाते थे गांधार, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा काला पत्थर मिलता था, प्लस काला पत्थर के साथ चूना भी इधर मिल जाता था, चूना और प्लस पक्की ईंटों, इनसे वो क्या है कि बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते थे महात्मा बुद्ध की, गांधार शैली वाले। इधर मथुरा शैली के अंदर आ जाओ बच्चों। मथुरा शैली में निर्माण में जो है वो रेवेदार पत्थर होता था, एक रवादार पत्थर होता था और एक जो है वो चीतीदार पत्थर होता था, चीतीदार पत्थर है ना, चकते लगे हुए जो पत्थर होते थे, उन पत्थरों का प्रयोग मथुरा के शिल्पी होते थे वो तो उन पत्थरों का प्रयोग करते थे। और लाल रेवेदार पत्थर, लाल होता था, ये पत्थर कौन सा होता था? लाल पत्थर होता था। तो गांधार निवासियों के निवासी जो थे वो काले पत्थर का प्रयोग करते थे और अपने इंडिया के मथुरा के जो शिल्पीकार थे वो लाल पत्थर का प्रयोग करते थे। अब इधर देखो, इधर चूना भी मिलाते, पक्की ईंटें भी, लेकिन इधर चीतीदार जो पत्थर होता था उसको मिलाकर महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को बनाते थे। तो चौथी विशेषता ये हो गई और चौथी विशेषता उधर हो गई। अब पांचवी विशेषता में देखो अवस्था कैसी होती थी कि मूर्तियों का आकार कैसा था रे बच्चों। मूर्तियों की अवस्था का मतलब होता है आकार, किस टाइप के किस आकार की मूर्तियां बनती थी। अवस्था, तो यहाँ भी हम अवस्था देखेंगे कौन सी अवस्था में मूर्तियाँ बनाई गई थी और यहाँ भी कौन सी अवस्था में मूर्तियाँ बनाई गई थी। तो यहाँ सबसे पहले पद्मासन अवस्था में, पद्मासन अवस्था का मतलब होता है बैठे हुए पद्मासन लगा के अलगती पालकती मारकर कोई बैठा है। महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ ऐसे पद्मासन अवस्था में बनी थी। दूसरे नंबर पे ध्यान करते हुए महात्मा बुद्ध क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। ध्यान कहाँ? अपने अंतरात्मा, अपने भीतर ही जो है, अपने भीतर ही विपासना विधि के द्वारा जो ध्यान किया जाता है वो ध्यान अवस्था कहलाती है। विपासना विधि क्या होती है बच्चों? भीतर ही गहरी सांस को महसूस करना, गहरी सांस को महसूस करना, सांस को महसूस करना, और सांस जब बाहर की तरफ आ रही है और हम सांस ले रहे हैं, सांस को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसको अपन जो है इसी पर ध्यान करना विपස්සना विधि कहलाती है। यही महात्मा बुद्ध ने जो ध्यान किया था, ध्यान विधि, विपස්සना विधि जो की थी, वो ध्यान की अवस्था में। तीसरे नंबर का ध्यान की अवस्था में अभय मुद्रा में। अभय मुद्रा का मतलब होता है एक हाथ ऊपर दिखाते हैं ना अपन, एक हाथ ऊपर दिखाते हैं, ऊपर हाथ को करके कोई जो है अपन कोई जो फोटो ली जाती है, फोटो खींची जाती है, एक हाथ को ऊपर करके, ऐसे एक हाथ को ऊपर करके मूर्ति को अभय मुद्रा में जो मूर्ति बनाई थी। और तीन अभय मुद्रा के बाद में धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या होता है? महात्मा बुद्ध, आपको पता होगा बच्चों, महात्मा बुद्ध जो था जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो 5 ब्राह्मणों को महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ के अंदर, यूपी के जगह कौन सी है, सारनाथ नामक स्थान पर जो उपदेश दिए थे उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और इसी उपदेश देते हुए, धर्म चक्र प्रवर्तन ने उपदेश देते हुए महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई गांधार शैली के अंदर। तो गांधार शैली में पद्मासन मूर्तियाँ ध्यानावस्था में, अभय मुद्रा में, धर्म चक्र प्रवर्तन में, ये गांधार शैली की विशेषता है। ये किसकी विशेषता है? गांधार शैली की विशेषता। अब मथुरा शैली में जो मूर्तियाँ बनाई गई थी वो एक तो खड़ी अवस्था में थी और एक बैठी। महात्मा बुद्ध जो है वो स्टैंडिंग अवस्था में, खड़ी अवस्था में महात्मा खड़े हैं, महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं, यानी बैठे हुए अवस्था में और महात्मा बुद्ध खड़े हुए अवस्था में, दोनों अवस्था में जो मूर्तियाँ बनाई गई थी वो कहाँ? मथुरा शैली में बनाई गई थी। पहली खड़ी अवस्था में और दूसरी पद्मासन यानी बैठी अवस्था में जो मूर्तियाँ बनाई गई थी वो महात्मा बुद्ध की सादी मूर्तियाँ बनाई गई थी। कोई अलंकार नहीं था, किसी प्रकार का कोई जो है लंबे लंबे बाल नहीं थे, मूछें नहीं थी। वो अब विशेषता हम पढ़ेंगे आगे, तब अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये अवस्था हो गई। 5वां नंबर तुलनात्मक अध्ययन किया हमने, इधर से इधर हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। अब
अब छठी नंबर की विशेषता देखो कि छठे नंबर की क्या विशेषता है। छठे नंबर की विशेषताओं में हम देखेंगे कि भाई ये मूर्तियों की विशेषताएं क्या क्या है बच्चों, कि इधर गांधार कला, गांधार शैली की और मथुरा शैली की जो है वो विशेषताएं क्या है। विशेषता मैं ऐसे ही बता दूं बच्चों, यहाँ देखो गांधार शैली है, ये कौन सी शैली है, गांधार शैली है। इधर कौन सी है, मथुरा शैली। गांधार शैली के जो शिल्पीकार थे वो मूर्तियां बनाते थे, तो मूर्तियों की क्या विशेषता होती, बड़ी बड़ी मूछे गांधार निवासी, और मांसल जो होता था यानी तड़क भड़क दिखाई जाती थी, शरीर पर मांसल दिखाया जाता था, बॉडी मांसल का मतलब बॉडी दिखाई जाती थी, और जो है मांसल होता था उस पर मांसपेशियाँ, मूछे, लहरदार लंबे लंबे घुंघराले लहरदार बाल होते थे। उसके अलावा पैरों में जूते होते थे, पैरों में क्या होते थे, जूते भी महात्मा बुद्ध को पहनाए जाते थे, और वो महात्मा बुद्ध के कपड़े जो होते थे वो बारीक वस्त्र पहनाए जाते थे, यानी तड़क भड़क जो थी वो जो एकदम ऐसे अच्छे से मॉडर्न टाइप के महात्मा बुद्ध दिखे, वो सारी विशेषताएं गांधार शैली में होती थी। और इधर मथुरा शैली के अंदर हम बात करें तो तड़क भड़क नहीं थी बच्चों, इनका प्रभा मंडल जो होता था ना, अब महात्मा बुद्ध के पीछे जो देखते ना हम, भगवान शिव के पीछे पूरा प्रभा मंडल होता है, जितने भी जो भगवान शिव है, विष्णु भगवान है, ऐसे ही महात्मा बुद्ध की मूर्ति के पीछे जो एक प्रभा मंडल जो होता था, इनका गांधार निवासियों के जो शिल्पी थे वो प्रभा मंडल को कैसे बनाते थे, वो शानदार बनाते थे, अलंकृत करते थे, डिजाइन करते थे, बढ़िया कलर करते थे। लेकिन इनका प्रभा मंडल जो होता था वो बिल्कुल सिंपल होता था। प्रभा मंडल क्या होता था, सिंपल होता था। पहली चीज, ये मूर्तियां बिल्कुल सादी और सरल होती थी, जैसी दिखते महात्मा बुद्ध जैसे दिखते थे वैसे ही दिखाई देती थी। सादी और सरल मूर्तियां थी, कोई मूछें नहीं होती थी, घुंघराले लंबे लंबे बाल नहीं होते थे। इनकी मूर्तियां कैसी होती थी, सादी और सरल होती थी। और भिक्षु के वेश, पैरों के तलवों पर त्रिरत्न होते थे। पैर के जो तलवे जो थे ना, तलवे उन पे 3 रत्न बनाए थे। कितने रत्न बनाते थे बच्चों, 3 रत्न बनाते थे। इसके अलावा यहाँ अभय मुद्रा दायां हाथ होता था, ऊपर उठा के, दाएं हाथ को ऊपर उठा के आशीर्वाद देते हुए महात्मा बुद्ध की मूर्ति को बनाया गया था। तो ये विशेषताएं हो गई इनकी, क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। अब छठे नंबर की विशेषताओं की हमने बात कर ली कि गांधार के निवासियों के द्वारा कौन कौन सी विशेषताएं थी और मथुरा शैली के निवासियों के द्वारा कौन कौन सी विशेषताएं थी। अब विशेषताओं के बाद बच्चों अब हम देखते हैं कि 7वीं विशेषता क्या है। 7वें नंबर पे तुलनात्मक अध्ययन करें हम, तो 7वें नंबर पे तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे ना, तो 7वें नंबर पे हम देखेंगे कि ये मूर्तियाँ बनाई कहाँ कहाँ पे जाती थी, कौन कौन सी जगह। भाई मूल केंद्र तो गांधार था, मूल केंद्र मथुरा था, इनके अलावा कहाँ कहाँ हमको महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। तो इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। अब देखो बच्चों, गांधार शैली में जो है क्या होता था, गांधार शैली के अंदर जो मूर्तियां हैं, एक पहले नंबर का तो ये देखो, फर्स्ट नंबर पेशावर में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासन, कनिष्क कौन से वंश का था बच्चों, कुषाण वंश का शासक था। ये कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, और कनिष्क के समय पेशावर में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी, पहला नंबर। दूसरी एक मूर्ति बनाई गई थी उपासना विधि। महात्मा बुद्ध जो है वो उपासना कर रहे हैं, उपासना विधि से अपने शरीर को क्या कर रहे हैं, क्षीण कर रहे हैं। शरीर जो है उनका शरीर गलता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। बाद में उनको पता चला है कि इस तरह से एक समय भोजन करने से शरीर जो है, अगर शरीर ही नहीं बचेगा, गल जाएगा, कट जाएगा, तो मध्य मार्ग पे कैसे पूछेंगे, ज्ञान प्राप्त कैसे होगा, मन के रास्ते उतरकर आत्मा के रास्ते भगवान के दर्शन कैसे होंगे, किस तरह से विचारों को मैं रोक पाऊंगा, किस तरह से मुझे ज्ञान मिलेगा। तो एक शरीर को क्षीण करते हुए एक मूर्ति मिली है। और इसके अलावा महात्मा बुद्ध की 61 मूर्तियाँ मिली हैं, अंकित की हुई मूर्तियाँ, ठीक है। और ये महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ मिलने के बाद अब देखो, देवताओं की मूर्तियाँ भी मिली है। गांधार शिल्पियों ने देवताओं की मूर्तियाँ भी बनाई हैं और देवियों की मूर्तियाँ भी बनाई हैं। क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बच्चों
कि यहाँ उत्तर और पश्चिम के अंदर ये विदेश, पूरा विदेश है, यहाँ पे विदेशी शैली कहलाती है गांधार शैली की। तो उधर विदेशियों की मूर्तियाँ बनेगी यहाँ पे। तो यहाँ देवियों की मूर्तियों में हारीति देवी, पहला नंबर हारीति देवी, कौन सी देवी है ये? हारीति देवी है, ये मातृ देवी कहलाती है। और दूसरे नंबर पे देखो एथेना देवी। एथेना देवी एथेंस की, जो एथेंस के लोग जो थे रोम के अंदर, एथेंस के निवासी जो जिस देवी की पूजा करते थे वो एथेना देवी कहलाती थी। वो कौन सी देवी? एथेना देवी कहलाती थी एथेंस के अंदर। और एक देवी और कौन सी है बच्चों? एक है रोम, जहाँ ग्रीको रोमन शैली थी वहाँ रोमा देवी, रोम के नाम से ही इटली में है रोम। और ग्रीको रोमन शैली का विकास भी सबसे ज़्यादा इटली में हुआ था। रोमा देवी जो है, इसी देवी के नाम से, रोम के नाम से ये 3 देवियाँ हो गई। और देवियों के बाद देवताओं की चर्चा करते हैं बच्चों। तो पहला देवता कौन सा है? कुबेर देवता। कुबेर का नाम सब बच्चे जानते हैं, कुबेर देवता। कुबेर देवता की मूर्ति गांधार शिल्पियों ने बनाई थी। कुबेर के बाद में बच्चों नाम आता इंद्र देवता, ब्रह्मा देवता, सूर्य देवता। इंद्र देवता, ब्रह्मा देवता और सूर्य देवता। सूर्य भगवान को सब जानते हैं, सुबह उठते ही हम सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं। सूर्य पूरे ब्रह्मांड में और पृथ्वी से भी बड़ा, कई गुना बड़ा सूर्य देवता है, जिससे ही पूरी प्रकृति चल रही है। अगर सूरज ही नहीं रहेगा, प्रकाश ही नहीं रहेगा, तो हमारे जीवन का प्रकाश भी गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो ये इधर मूर्तियाँ बनाई। मथुरा के अंदर, मथुरा जो केंद्र था मूल रूप से, वहीं पे बहुत सारी महात्मा बुद्ध की और बोधिसत्व की मूर्तियाँ बनाई गई। बोधिसत्व की मूर्तियाँ बनाई गई। अब बच्चा आप मुझसे ये पूछोगे कि ये सर बोधिसत्व क्या होता है? बोधिसत्व का मतलब होता है महात्मा बुद्ध के जितने जो शिष्य थे, महात्मा बुद्ध के शिष्यों की मूर्तियाँ बनाई गई थी, जिनको बोधिसत्व नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? बोधिसत्व नाम दिया गया। बोधिसत्व इसको नाम दिया गया था। अब यहाँ हमने देखो विशेषताओं को भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। अब एक राइटर, एक इतिहासकार था डॉक्टर लीथर। डॉक्टर लीथर ने इधर जो गांधार शैली के अंदर एक डॉक्टर है, डॉक्टर लीथर। इस डॉक्टर लीथर ने ये कहा है बच्चों कि महात्मा बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ लाहौर जो संग्रहालय है वहाँ सुरक्षित पड़ी हुई है। लाहौर का संग्रहालय जो बना हुआ है, एक बहुत बड़ा एक संग्रहालय होता है, अब तो म्यूजियम बोलते हैं उसको, जिसमें बहुत सारे ऐतिहासिक तलवार है, कवच है, भाले हैं और छुरियाँ वगैरह हैं, और जो अस्त्र शस्त्र और बहुत ही जो राजा महाराजाओं के भाले वगैरह हुए हैं, ऐसे सभी जो ऐतिहासिक सामग्री होती है, ऐसे मूर्तियाँ वगैरह वो लाहौर संग्रहालय में पड़ी हुई है। लाहौर संग्रहालय में किसने कहा? डॉक्टर लीथर ने कहा था। एक इतिहासकार और है, और उन इतिहासकार का नाम है जॉन मॉर्सल और बी ए स्मिथ। जॉन मॉर्सल और बी ए स्मिथ। गांधार शिल्पियों के बारे में जॉन मॉर्सल और बी ए स्मिथ ने कहा था। कौन सा मॉर्सल है बच्चों? ये जॉन है और ये मॉर्सल है, ठीक है, जॉन मॉर्सल। और बी ए स्मिथ का मतलब होता है विंसेंट स्मिथ। कौन सा? विंसेंट स्मिथ पूरा नाम है इसका, बी ए स्मिथ का। इन दोनों ने मिलकर ये कहा कि जो गांधार की जो पूरी जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाने की जो कला है बच्चों, कला जो है बच्चों, पूरी की पूरी कला विदेशी है। गांधार शैली की इनमें भारतीय शैली का कोई पुट दिखाई नहीं देवा है, कोई भी किसी प्रकार का कोई पुट दिखाई नहीं देता है। वो कहने वाले जॉन मॉर्सल और बी ए स्मिथ है गांधार शैली के अंदर। अब गांधार शैली के बाद अगर हम मथुरा शैली की हम बात करें तो वी एस अग्रवाल करके एक विद्वान होते हैं, वी एस अग्रवाल। मथुरा शैली में वी एस अग्रवाल है विद्वान, ये एक इतिहासकार है। और वी एस अग्रवाल ने कहा है कि मथुरा शैली वो प्योर रूप से, बिल्कुल शुद्ध रूप से भारतीय शैली में ही, भारतीय शैली का है, इसमें बौद्ध शैली का और ब्राह्मण शैली का पुट हमको दिखाई देता है। तो बच्चों आज हमने गांधार शैली और मथुरा शैली पढ़ा है। ये गांधार शैली मथुरा शैली वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये इसका 50 शब्दों में भी पूछ लेते हैं। गांधार शैली के लिए 50 शब्द लिखिए, मथुरा शैली के लिए 50 शब्द लिखिए। कई बार 200 शब्दों में टिप्पणी में भी आ जाता है। आज हमने कितने शब्दों में? 200 शब्दों में इसका वर्णन किया है। लगभग 100-150 शब्द हमें गांधार शैली पर लिखना है और
मथुरा शैली पे 100 शब्द ऐसे करके हमें 200-250 शब्दों पर हमको वर्णन करना है, तब हमें 10 नंबर मिलते हैं। क्योंकि कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन टिप्पणी में ही पूछ लिया जाएगा, तो हमें अगर इनका गांधार शैली की जानकारी नहीं होगी, हम जान ही नहीं पाएंगे कि गांधार शैली विदेशी शैली थी, मथुरा शैली यूपी के मथुरा में ये भारतीय शैली थी, यहाँ मूर्तियाँ जो हैं वो तड़क भड़क बनाई जाती थी, बड़े लहरदार घुंघराले बाल होते थे और मांसपेशियों को दिखाया जाता था। ये सब चीज़ों को जानोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई यह गांधार शैली है। और इन चीज़ों को, और यहाँ सादे महात्मा बुद्ध के सादे प्रभामंडल भी सादा होता था, इधर प्रभामंडल अलंकृत होता था, इधर देवी देवताओं के भी बनाए गए, इधर देवी देवताओं के नहीं बनाए गए। तो ये सब चीज़ों को आप जान पाओगे तभी आप लिख पाओगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके फिर हम आप यहाँ हाजिर होते हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।